वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर लाइट के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जिन दोस्तों आपको ही मालूम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइट से सीखते हैं आज कुछ क्वेश्चन। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। क्या परमाणु से मिलकर बना होता है, क्या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, क्या पॉजिट्रॉन से मिलकर बना होता है, या फोटॉन से। तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपने हमेशा पढ़ा होगा प्रकाश की जब उच्च आवृत्ति किसी पर डाली जाती है तो भाई साहब उसमें क्या होता है, वो फोटोन की ऊर्जा से आता है, जिस ऊर्जा होती है h उसकी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि प्रकाश तरंग जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप बता सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या अनुप्रस्थ तरंग होती है या अनुदैर्ध्य तरंग होती है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो प्रकाश तरंग होती है वो हमारी कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूटन का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था, फिलहाल न्यूटन ने तो क्या किया था, मतलब इसका कणिका सिद्धांत दिया था। और प्लांक ने क्या किया था, प्लांक ने मतलब विकिरण वाला सिद्धांत दिया था। फैराडे ने प्रकाश मतलब दिया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो यहाँ क्या था हमारा, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया था, तरंग सिद्धांत की वो की थी विवेचना। ठीक है, उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का भी सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप बताएं दोस्तों कि भाई कौन सी घटना है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप सब जानते हो, देखो ना तो व्यतिकरण में ऐसा कुछ बताया जाता है कि व्यतिकरण में केवल 2 ही घटनाएं दर्शाई जाती हैं, और मतलब विवर्तन जो होता है उसमें तो आपको मालूम है कोई अवरोध रख दिया जाता है प्रकाश के मार्ग में, या फिर कोई छिद्र होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश मुड़ जाता है। अपवर्तन में आप सब जानते हैं कि प्रकाश एक मार्ग से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। लेकिन ध्रुवीकरण में ये बताया जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको मालूम है, आप बता सकते हैं कि स्नेल ने की थी, या न्यूटन ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, या यंग ने की थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि स्नेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विवर्तन के बारे में उसके बारे में बताया था, अपवर्तन के नियम दिया था। ठीक है, न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक थे उनने दोस्तों क्या किया था कि मतलब कण का सिद्धांत दिया था प्रकाश का तरंग का। ठीक है, और जो यंग थे उन्होंने व्यतिकरण की विवेचना की थी। तो बचे कौन, मैक्सवेल। तो दोस्तों मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की थी। ठीक है, कि किसने सर्वप्रथम ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। दोस्तों आप सबसे पहले उन ऑप्शनों को काटेंगे इनमें से जो ऑप्शन हमारे इससे मैच नहीं खाते। जैसे यंग थे, यंग ने क्या बताया था हमें, यंग ने बताया था हमें व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, मैक्सवेल ने अभी हाल हमने देखा प्रकाश का विद्युत प्रभाव बताया था। और यहाँ पर क्या है हमारा, फोकाल्ट तो इससे संबंधी नहीं थे, लेकिन ग्रेमाल्डी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, मतलब बताया था, सर्वप्रथम दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है। प्रकाश तरंगों में क्या होता है, विवर्तन भी होता है। तो विवर्तन की घटना जो बताई थी वो ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने ही बताई थी। ठीक है, अगला है हमारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों आपको इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन ने तो अपना ही एक प्रभाव दिया था जिसे हम कॉम्पटन प्रभाव कहते थे। मैक्सवेल ने अभी बताया प्रकाश का विद्युत प्रभाव बताया था, और जो मतलब क्या है, प्रकाश का विद्युत प्रेरण बताया था उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, जो न्यूटन है इन्होंने कण का सिद्धांत बताया था। तो जो हमारा आइंस्टीन नामक वैज्ञान है इन्होंने क्या किया था, विवेचना की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिसमें इन्होंने क्या किया था, बताया था
कि मतलब प्रकाश जो होता है अगर उच्च आवृत्ति का है तो वह अपनी समस्त ऊर्जा किसे दे देता है, जो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे दे देता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है वह घटना कौन सी है जो मतलब वह घटना कौन सी है जो प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है। देखो दोस्तों, विवर्तन में हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है, अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रखा है तो उसके किनारों से मुड़ जाता है, और यदि किसी छिद्र से गुजरता है तो भी उसके किनारों से मतलब मुड़ जाता है। तो और यही होता है उसमें ध्वनि में। तो इसमें तो ध्वनि की भी घटना घटती है और किसकी घटना घटती है, मतलब प्रकाश की भी घटना घटती है। ठीक है, और हमारा परावर्तन है। देखो आप जब कभी आवाज़ मारते होंगे तो आवाज़ वापस आती है, इसी प्रकार से प्रकाश भी वापस आता है चिकने तल से टकरा के। अपवर्तन में भी हमारी प्रकाश और ध्वनि दोनों की घटना घटती है, लेकिन ध्रुवण एक ऐसा है जिसमें ये घटना नहीं घटती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों अभी हाल मैंने बताया था कि मतलब किसी अवरोध की कोरों से या छिद्र से प्रकाश मुड़ता है, क्या कहलाती है घटना, विवर्तन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूटन ने कण का सिद्धांत जरूर दिया था, लेकिन वो इस बात का अस्पष्टता रही थी वहाँ, उन्होंने मतलब इस चीज़ को स्टेटमेंट पूरी तरीके से नहीं दे पाए थे जो व्यतिकरण मतलब घटना में दिया गया था। लेकिन जो प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत था, इसमें भी एक सिद्धांत जरूर दिया था, लेकिन व्यतिकरण जो घटना थी उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से दो तरंगों को दिखाया गया था कि ये किस प्रकार से किसी बिंदु पर अधिकतम और किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रताएं दर्शाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें व्यतिकरण सिद्धांत। तो ध्यान रखना कि तरंग प्रकृति कौन पुष्टि करता है, किसका सिद्धांत पुष्टि करता है, व्यतिकरण। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। आप बता सकते हैं प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। क्या प्रकाश केवल तरंगों के रूप में चलता है, क्या प्रकाश केवल कणों के रूप में चलता है, क्या प्रकाश तरंग एवं कण दोनों के रूप में चलता है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश जो होता है तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप नॉर्मल से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें होती हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने पीछे भी देख लिया था। प्रकाश तरंगें हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, और ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य लगभग 4 गुणा 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमारा है यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर 9 किलोग्राम प्रति सेकंड इतनी दर से दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है इसका द्रव्यमान। आप दर का तो मतलब समझ ही सकते हैं, मतलब प्रति सेकंड प्रति सेकंड इतना द्रव्यमान इसका कम हो रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 4 गुणा 10 की पावर 9, क्या भाई साहब आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार रेलवे में भी पूछा गया है कि प्रकाश का वेग जो होता है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। आप इसमें से पहले उन क्वेश्चनों को हटाओ जिन क्वेश्चनों का इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मतलब उन टॉपिकों को हटा दो बिल्कुल। देख जैसे ये गैलीलियो है तुम्हारे, गैलीलियो ने क्या किया था, मतलब गैलीलियो ने ये दिया था, मतलब माइक्रोस्कोप था वो हमारा क्या था, टेलीस्कोप बताया था इन्होंने। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है न्यूटन ने कण का सिद्धांत दिया था और माइकलसन का इस चीज़ से संबंध ही नहीं रहा था। तो जो रोमर नामक वैज्ञानिक बचे इन्होंने ही क्या किया होगा दोस्तों, हमारा मतलब ये सिद्धांत बताया होगा वेग वाला पूरा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि वेग का मतलब प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। दोस्तों सब जानते हो आप, भाई साहब हीरे में तो हो नहीं सकता, पानी में। इसमें सबसे हल्का कौन है बताओ, सबसे हल्का कौन है, सबसे अच्छा विरल माध्यम कौन होगा इनमें सबकी तुलना में विरल माध्यम कौन सा होगा, निर्वात। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। अगला है हमारा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बताओ। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन कर रही हैं
और जब वो प्रकाश की किरणें गमन कर रही हैं, हम वहाँ तापमान बढ़ा दें, तो आप ही बताओ क्या वो प्रकाश की किरणें जो होंगी उनकी तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी या वैसे ही रहेगी? तो आप कहोगे सर जी प्रकाश की गति जो होगी जैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो दोस्तों क्या है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे इस चीज़ के लिए कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है वो किस प्रकार से होती है। देखो सबसे ज़्यादा तो उसमें होगी जो सबके माध्यम में कैसा होगा, विरल माध्यम। तो देखो इसमें एक चीज़ देखो आप, क्रम से भी हमें लगाना है। सबसे तेज इसमें जल दिया है, कांच दिया है, हीरा दिया है। तो देखो अब तीनों के मुकाबले विरल कौन सा होगा, जल। ठीक है, आपने कहा सर जी तो सबसे ज़्यादा तो जल में होगी। अब बचे कौन से, कांच और हीरे। हीरा और कांच के मुकाबले में सबसे ज़्यादा विरल कौन सा होगा, कांच। तो दूसरे नंबर पर कांच आएगा। तो देख लो इसमें, तो तीसरे पे हीरा आएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सही है। अगला होगा क्वेश्चन कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात जो की जा रही है वो सूर्य से पृथ्वी तक की नहीं की जा रही है, बात की जा रही है चंद्रमा से पृथ्वी तक। तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो लगता है मात्र 1 सेकंड। कितना लगता है, 1 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने रख दिया था इसमें, तो आप बता सकते हैं, इससे आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें आपको मालूम होगा 8 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार से ये रही थी दोस्तों आज के 20 क्वेश्चनों की वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि दोस्तों प्रत्येक चैप्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चंस बना रहा हूँ। हर चैप्टर से जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।